हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम आभा। हम मनी इन बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ इकोनॉमिक क्लास 12। ठीक है, फिर आते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चीज़ हमारे पास जितनी है उसको मेज़र जब हम करते हैं, उसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं, और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम जब एक समय की बात करते हैं, उस समय पे हमारे पास कितना मनी है, ठीक है, तो वो क्या है? वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। विच मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जिसका मतलब क्या है? कितना स्टॉक मनी है पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। और मनी सप्लाई क्यों पढ़ते हैं? कि कितना मनी हमारी कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, उसको एक समय में कैलकुलेट करने की, यानी कि कितना मनी कहाँ पर है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है कि हम उसको मेज़र कर सकें। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मनी कितना सर्कुलेट हो रहा है, कहाँ पे है, कितनी क्वांटिटी में है, ये मेज़र करने के लिए मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए। ठीक है, उसको देखने के लिए नंबर 1 इज़ M1, M2, M3 एंड M4। आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है तो सिर्फ हम M1 ही पढ़ेंगे। ठीक है, M1 क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पे C का क्या मतलब है? जितना भी करेंसी पब्लिक के पास है वो करेंसी सारी, और जितना डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है। डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है वो डिपॉजिट। और जो डिमांड डिपॉजिट है किसके पास? RBI के पास। RBI के पास किनकी? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, IDBI की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, यानी कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, अगर उनका कोई डिमांड डिपॉजिट है RBI में, वो चीज़ हम कंसीडर करेंगे। और फॉरेन बैंक का कोई डिमांड डिपॉजिट है, फॉरेन सेंट्रल बैंक का कोई डिमांड डिपॉजिट है, फॉरेन गवर्नमेंट का कोई डिमांड डिपॉजिट है RBI में, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो M1 में सिर्फ हम यही 3 चीज़ें, यानी कि जो भी करेंसी पब्लिक के पास है, जो भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है, जो भी डिमांड डिपॉजिट RBI के पास है, किसकी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो पब्लिक हो या इंटरनेशनल हो, फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट की या फॉरेन गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे M1 को जब कंसीडर करते हैं तो C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किस तरह कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, यानी कि हमारे मनी से ही लोन देती है लोगों को। ठीक है, मार्केट में लोन देती है, उससे मनी बनाती है। ठीक है, पैसे बनाती है, उसी से अपना प्रॉफिट निकालती है, अपने स्टाफ को देती है। अब बैंक के ब्रांचेस उसी से सर्कुलेट होती हैं और हमको इंटरेस्ट भी उसी से पे करती है कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो किस तरीके से ये मनी क्रिएट करती है, मनी को मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो डिमांड डिपॉजिट है, मान लीजिए एक बैंक में, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक का। डिमांड डिपॉजिट है 1000 का। ठीक है, एक बैंक में डिमांड डिपॉजिट कितना है? 1000 का। कैश रिजर्व कितना रखेंगे? 100, यानी कि यहाँ पे CRR हमारा कितना परसेंट है? 10%। तो 1000 का 10% 100। ठीक है, 100 कैश कहाँ रख रही है बैंक? अपने पास रख रही है। ठीक है, और बचा कितना? 900 को क्या कर रही है? लोन दे रही है। ठीक, अब ये जो लोन दे रही है ना, यहाँ पे ये एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट क्या, रियली में भी यही होता है कि लोन जो बैंक है वो चेक के थ्रू देती है। ठीक है, अब वो चेक के थ्रू देगी तो क्या होगा?
ट्रांसफ़र होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है। अगर वो पर्सन किसी और को चेक देगा तो वो फिर से वापस से बैंक में, भले ही ब्रांच चेंज हो रही है लेकिन है तो बैंक में ही पैसा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली वो बैंक के पास ही आता है। तो लोन 900 का चेक के थ्रू दिया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से उस पर्सन जो लोन ले रहा है उस पर्सन के अकाउंट में जा रहा है, तो हो तो रहा है वो बैंक के अंदर ही, ठीक है। सिर्फ अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, बैंक में ही पैसा सर्कुलेट हो रहा है। उसके बाद फिर आ गया इनके पास डिमांड डिपॉजिट। अब जो उसके अकाउंट में गया है तो वो बैंक में ही, ठीक है। तो वो 900 फिर से डिमांड डिपॉजिट है। फिर ये CRR रखेंगे 90 और लोन फिर से 810 ये दे सकते हैं। फिर इन्होंने लोन दिया चेक के थ्रू, ठीक है। फिर इनके पास डिमांड डिपॉजिट आ गया 810। फिर इन्होंने कैश रिजर्व रखा कितना 10%, 810 का 10% 81 और लोन फिर दे दिया 729 का। इस तरीके से ये क्या करते जाएंगे, फिर से 729 का लोन जो है वो इनके पास आ गया डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। तो इस तरीके से चीज़ें सर्कुलेट होती जाएंगी तब तक जब तक डिमांड डिपॉजिट कैश रिजर्व के इक्वल नहीं आ जाएगा, ठीक है। जितना डिमांड डिपॉजिट था कैश रिजर्व उतना हो जाएगा। यानी कि अगर पूरा 1000 रुपये यानी कि पूरा 1000 रुपये बैंक अपने पास रखेगी, ठीक है, तो वो फिर लोन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट 0 हो जाएगा और फिर लोन भी नहीं दे पाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि बैंक जितना ज़्यादा कैश अपने पास रखेगी, यानी कैश रिजर्व के फॉर्म में जितना ज़्यादा कैश CRR अपने पास रखेगी उतना ही बैंक के लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि उतना ही वो लोन नहीं दे पाएगी, ठीक है। वो पैसा यूजलेस है, वो बैंक के पास रखे तो नहीं बढ़ जाएगा। जब तक उसे मार्केट में सर्कुलेट नहीं कराएगी, लोन नहीं देगी, तब तक वो मनी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी। जितना ज़्यादा CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा होगा बैंक का, ठीक है, उतना ही क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट मल्टीप्लायर कहें कम होगा, ठीक है, बैंक का। अब यहाँ पे 10% दे रही है तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड डिपॉजिट हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 10 टाइम्स इसको कैसे निकाला हमने, क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें डिमांड डिपॉजिट नहीं पता है उस केस में हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/CRR, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अभी हमें डिमांड डिपॉजिट नहीं पता है, ये चीज़ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि 1/CRR यानी कि 1/10%, यानी कैश रिजर्व हमारा कितना था 10% था रेशियो 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 100/10, तो 10 टाइम्स, यानी कि हमारा डिमांड डिपॉजिट कितना हो रहा है 10 टाइम्स। अगर हमें डिमांड डिपॉजिट दिया होगा 10,000 हो रहा है तो 10,000 अपॉन कैश रिजर्व कितना 1000, तो हमारा 10 टाइम्स, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट कितना हो रहा है 10 टाइम्स, यानी 1000 का 10 टाइम्स कितना होगा 10,000। CRR भी 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 100 का 10 टाइम्स यानी कि 1000। लोन हम कितना दे रहे थे पहले 900, तो 900 का 10 टाइम 9000। इसका मतलब ये है कि डिमांड डिपॉजिट हमारा जो है वो 10 टाइम्स हो रहा है, यानी 10,000 हो रहा है, जिसमें से जो 9,000 हैं वो हम क्या कर रहे हैं लोन में दे रहे हैं, और बचा जो 1,000 है वो बैंक अपने पास रख रही है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्रेडिट मल्टीप्लायर का पता करेंगे। अगर CRR हमें पता है तो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेशियो पता है तो। और अगर CRR नहीं पता यानी कैश रिजर्व रेशियो नहीं पता है तो फॉर्मूला 1 यूज़ करेंगे, दैट इज डिमांड डिपॉजिट अपॉन कैश रिजर्व। फिर आते हैं कि हायर द CRR द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक बिकम लोअर, यानी जितना ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो होगा उतना ही कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी कमर्शियल बैंक। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब कैश रिजर्व के फॉर्म में अपने पास ही रख लेगी तो लोन क्या देगी, ठीक है। तो वो क्या होगा फिर क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और मनी कम जनरेट कर पाएगी कमर्शियल बैंक। ओके गाइस, तो आज से हमारा मनी इन बैंकिंग चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।